नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ नीति शतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, नीति शतक के रचयिता कौन हैं? आपको मालूम है नीति शतक अगर आपने पढ़ी है, नीति शतक के रचयिता कौन है? योगीराज भर्तृहरि। योगीराज भर्तृहरि नीति शतक के रचयिता हैं। संस्कृत साहित्य का काव्य क्षेत्र कितने भागों में विभक्त है? प्रश्न संख्या 2 है, संस्कृत साहित्य का काव्य क्षेत्र कितने भागों में विभक्त है? उत्तर है, संस्कृत साहित्य का काव्य क्षेत्र 2 भागों में विभक्त है, दृश्य काव्य तथा श्रव्य काव्य। यानी कि संस्कृत साहित्य का काव्य 2 भागों में विभक्त है, एक दृश्य काव्य जो दिखाई देता है और श्रव्य काव्य सुनने से मतलब है। दृश्य काव्य दिखाई देने से मतलब, दृश्य माने दिखाई देने से दृश्य काव्य, और श्रव्य काव्य, श्रव्य माने सुनना। संस्कृत साहित्य का काव्य क्षेत्र कितने भागों में विभक्त है? एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। प्रश्न संख्या 3 में है, श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं। अभी हमने देखा कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, संस्कृत साहित्य को 2 भागों में बांट दिया, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब श्रव्य काव्य के विषय में बता रहे हैं, श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, एक पद्य काव्य, एक गद्य काव्य, एक चंपू काव्य। श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, पद्य काव्य जिसमें पद्य लिखे जाएंगे, गद्य काव्य जिसमें गद्य से संबंधित होगा, और चंपू काव्य वो रचना होती है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी रहती है। तो श्रव्य काव्य के कितने भेद है? 3 है, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। अब फिर से देखिएगा, पद्य काव्य के कितने भेद हैं। अब इसको बताया जा रहा है, पद्य काव्य के कितने भेद हैं? पद्य काव्य के 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। कहाँ से शुरू होता है? संस्कृत साहित्य का काव्य क्षेत्र, संस्कृत साहित्य का काव्य क्षेत्र 2 भागों में विभक्त है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। फिर श्रव्य काव्य को 3 भागों में बांट दिया गया, 3 भेद है, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। अब पद्य काव्य के कितने भेद है? 3 भेद है पद्य काव्य के, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। अब देखिएगा, प्रश्न 5 में है, महाकाव्य की क्या विशेषताएं हैं? जो पद्य काव्य के 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, उसमें से महाकाव्य की क्या विशेषताएं? महाकाव्य किसको क्या विशेषताएं उसकी बारे में, महाकाव्यों की क्या विशेषताएं हैं? महाकाव्यों में लोक प्रसिद्ध ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्र चित्रण के साथ साथ अनेक प्रासंगिक विषयों का भी वर्णन रहता है। अब अगला प्रश्न है, खंड काव्य की क्या विशेषता है? खंड काव्य में जीवन एक देशी रहती है, खंड काव्य में जीवन एक देशीयता रहती है। इसमें आद्योपांत एक ही कथानक का एक देशी विवेचन रहता है, भले ही वह धार्मिक विषय हो या नैतिक अथवा श्रृंगारिक। तो प्रश्न महाकाव्य के विषय में पूछा गया है, महाकाव्य की विशेषताएं, खंड काव्य की विशेषताएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है गीति काव्य से संबंधित। अगला प्रश्न है, गीति काव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? गीति काव्य के अंतर्गत मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य आते हैं। गीति काव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? गीति काव्य के अंतर्गत मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य आते हैं। फिर से प्रश्न देखिएगा, मुक्तक काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अब ये काव्य के अंतर्गत 2 काव्य आ गए, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। अब मुक्तक काव्य के विषय में, मुक्तक काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक ही पद्य में किसी रस की पूर्ण अभिव्यक्ति रहती है या किसी अति उपयोगी विषय का चित्रण रहता है। इसका प्रत्येक पद्य स्वतंत्र होता है। मुक्तकों में पदलालित्य, अर्थ गांभीर्य एवं
दृष्टांत आदि हृदय ग्राही होते हैं। इनके प्रतिपाद्य विषय मानव जीवन का कोई आवश्यक पक्ष, नीति, श्रृंगार अथवा वैराग्य आदि होते हैं। तक काव्य के विषय में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भर्तृहरि के तीनों शतक किस काव्य के अंतर्गत आते हैं? भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, 3 शतक लिखे। भर्तृहरि के तीनों शतक किस काव्य के अंतर्गत? भर्तृहरि के तीनों शतक गीति काव्य के अंतर्गत मुक्तक काव्य माने जाते हैं। देखिए, भर्तृहरि के जो तीनों शतक है, मैंने बोला नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये गीति काव्य के मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है। इसलिए देखिए भर्तृहरि, क्योंकि आप नीति शतक पढ़ रहे हैं, नीति शतक किसके अंतर्गत आता है? गीति काव्य के अंतर्गत, गीति काव्य के मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। भर्तृहरि के तीनों शतक गीति काव्य के अंतर्गत मुक्तक काव्य माने जाते हैं। महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगला प्रश्न है, योगीराज भर्तृहरि की रचना कौन कौन है? योगीराज भर्तृहरि की रचना है, मैंने यहीं पर बोल दिया था, भर्तृहरि शतक, भर्तृहरि के शतक है 3, नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक, 3 तो ये हैं। और उसके बाद वाक्यपदी है और महाभाष्य की टीका है। भर्तृहरि जी को आप भर्तृहरि जी की रचना नीति शतक का अध्ययन करते वक्त आपको भर्तृहरि की अन्य रचनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। उन्होंने 3 शतक लिखे, उसका ना एक नीति शतक है, एक श्रृंगार शतक है, एक वैराग्य शतक है और एक वाक्यपदी लिखा, एक महाभाष्य की टीका लिखा। इतनी जानकारी भर्तृहरि जी की रचनाओं के बारे में होना आवश्यक है। शतक त्रय में किसकी गिनती की जाती है? शतक त्रय की बात करें तो यहाँ पर भी उसका मतलब यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो शतक त्रय कौन? शतक त्रय में नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक की गणना की जाती है। इतना तो पक्का याद कर लेंगे आप, 3 शतक कौन से हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये 3 शतक तो लिखे हैं। उसके बाद क्या कौन सी रचना लिखी है? वाक्यपदी लिखा है। उसके बाद कौन सी? महाभाष्य की टीका। 3 शतक तो याद हो गए, वाक्यपदी याद करना है और महाभाष्य की टीका, ये एक रचना है। अच्छा, अगला प्रश्न है, तीनों शतकों में भर्तृहरि की उत्तम कृति कौन है? तीनों शतकों में भर्तृहरि का वैराग्य शतक सर्वोत्तम कृति है। देखिए, नीति शतक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, बहुत उत्कृष्ट किताब है, लेकिन उससे भी अच्छी किताब, उससे भी उत्तम कृति जो है वैराग्य शतक है। तीनों शतकों में भर्तृहरि की उत्तम कृति कौन है? तीनों शतकों में भर्तृहरि का वैराग्य शतक सर्वोत्तम कृति है। अगला प्रश्न है, वैराग्य शतक का वर्णनीय विषय क्या है? वैराग्य शतक के विषय में पूछ दिया गया, क्योंकि वैराग्य शतक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उत्तम किताब है, उनकी उत्तम रचना है। वैराग्य शतक का वर्णनीय विषय क्या है? वैराग्य शतक में सांसारिक सुखों की अस्थिरता तथा मानवीय जीवन की दुखमयता का प्रभाव उत्पादक चित्रण है। तदनुसार संतोष को परम धन एवं वैराग्य को इसका साधन माना गया है। वैराग्य शतक का मुख्य बिंदु क्या है? वैराग्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार शतक का प्रतिपाद्य विषय क्या है? श्रृंगार शतक का प्रतिपाद्य विषय क्या है? श्रृंगार शतक में श्रृंगार का उद्दाम विलास चित्रित है। श्रृंगार शतक का मतलब श्रृंगारिक वर्णन ज्यादा है इसमें। इसके प्रसंगों में काम की विभिन्न स्थिति, युवक युवतियों की विविध प्रणय क्रीड़ा, स्त्रियों के हाव भाव, कटाक्ष एवं श्रृंगारिक चेष्टाओं का हृदय स्पर्शी वर्णन है। अगला है,
देखिए, वैराग्य शतक के बारे में पूछ दिया, श्रृंगार शतक के बारे में पूछ दिया। अब नीति शतक का प्रतिपाद्य विषय क्या है जो आपने पढ़ा है? नीति शतक व्यावहारिक उपदेशों का भंडार है, व्यावहारिक उपदेशों का भंडार है। इसमें अंकित पद्य इतने मार्मिक, यथार्थ और अनुभूति प्रधान हैं कि वे तत्काल ही हृदयगम होकर अध्येताओं को कल्याण पथ पर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न है, योगीराज भर्तृहरि कहाँ के रहने वाले थे? योगीराज भर्तृहरि मालवा प्रदेश के निवासी थे तथा क्षत्रिय जाति के थे। भर्तृहरि के पिता कौन थे? भर्तृहरि के पिता गंधर्वसेन थे। गंधर्वसेन की कितनी पत्नियां थी? गंधर्वसेन की 2 पत्नियां थी। विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता कौन थे? विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता भर्तृहरि थे। तो मैंने यहाँ छोटे छोटे 20 प्रश्नों को लेकर वीडियो बना दी है। आपको इन 20 प्रश्नों को सामान्य रूप में अध्ययन जरूर करना होगा। इससे आपको भर्तृहरि जी के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होगी और आपको इसको पॉज करके अगर पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 2-3 पेजों में लिखा गया है। इसको आप पॉज करके सुन भी लें, पॉज करके पढ़ भी लें, ताकि आप भर्तृहरि जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो अगली वीडियो में मैं आगे के 20 और प्रश्नों को लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।